डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। जो जो स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, स्पेशली हिंदी माध्यम से और बिहार बोर्ड के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी सेशन अच्छा होने वाला है। क्योंकि जिन लोगों ने ये पूरे वीडियो सेशन को नहीं देखा, वो 35 नंबर के क्वेश्चन से क्या हो सकते हैं, वंचित हो सकते हैं। तो शुरू से अंत तक जो प्रश्न पूछे गए हैं 2019 के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में, उन्हीं सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम आज एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। और हम आशा करेंगे कि आप शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो सेशन में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। यूजुअली होता क्या है कि क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पूछे जाते हैं। तो अभी 2023 है, तो 2021 का क्वेश्चन मैच करने का चांस रहता है, फिर 2019 का मैच करने का रहेगा, 2017 का मैच करने का चांस रहेगा। तो यहाँ जो हम लिए हैं 2019 में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर हम करेंगे यहाँ विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप यहाँ अच्छे ढंग से आप हमारे साथ वीडियो सेशन में बने रहें और अंत तक देखें और समझें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। कह रहा है कि 1 से 35 क्वेश्चन है, उसमें 4 विकल्प आपके पास होंगे और एक सही है, उसको चूज करना है और OMR सीट पे इसको क्या कर देना है, कलर करना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डीएनए सांचे पे आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। तो डीएनए के सांचे पे कहने का मतलब ये हो गया कि ये है डीएनए। डीएनए तो ऐसे ही होता है और डीएनए में बीच बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस तरीके का। ये सब हो गया कौन सा, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, बीच बीच में जो स्टेप्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें 2 प्राइम होता है, एक टर्मिनल पे 3 प्राइम तो दूसरे टर्मिनल पे होता है कौन सा, 5 प्राइम। यहाँ हो गया आपके पास 5 प्राइम, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा, 3 प्राइम। बहुत सारे लोग इसको डैश बोलते हैं, जो कि अच्छा टर्म नहीं है, इसको प्राइम बोला जाता है। 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम एंटी पैरेलल होता है और बीच बीच में जो ये सब है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया डीएनए। आप केवल ना तो इसका केवल आंसर यहाँ जानेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आप जानेंगे। तो ये है हमारे पास डीएनए। अब डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करके रखा है डीएनए। तो जितने पार्ट में डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं जीन। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ये एक जीन है। ठीक है, तो जीन, तो आपसे पूछा जाएगा कि जीन क्या होता है। तो डीएनए का जो कार्यशील टुकड़ा होता है वही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए में 2-2 स्ट्रैंड होता है। आरएनए में केवल या तो होगा, ये हो जाएगा जैसे 5 प्राइम और ये हो जाएगा 3 प्राइम। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है डीएनए से आरएनए का बनना। तो कह रहा है कि डीएनए के सांचे पर, तो ये डीएनए का सांचा है, सांचा को हम टेम्पलेट भी कहते हैं। आरएनए के निर्माण को, आरएनए के बनने के निर्माण को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, पहला का आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसक्रिप्शन। यदि आपसे ऐसे सवाल पूछता कि डीएनए के सांचे पे एक नया डीएनए ही बन रहा है, तब क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। या आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाता कि आरएनए के सांचे पे डीएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए, डीएनए से आरएनए जब बन रहा था तो इसको ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो इसका उल्टा हो गया, तो उल्टा को बोलेंगे हम क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए इस बात को। तो ये भी आपके पास से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, या ये भी पूछ लिया जाता कि आरएनए के सांचे पे यदि प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम
ट्रांसलेशन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये भी एक सवाल आपसे पूछा जाता कि डीएनए से तो बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, और प्रोटीन से कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कि डीएनए के साँचे पे आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आपने एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपने यहाँ सीख गया। और ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है कि आपके लिए तो लाभकारी होगा ही, और अपने दोस्तों को भी इसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई बताइए पीसी कल्चर यानी जिसको बोलते हैं मत्स्य पालन किससे संबंधित है। तो मत्स्य पालन आपका ये है क्या, जीव जंतु है ना, जलीय पौधा थोड़े है ये जीव जंतु है। तो जलीय जंतुओं से ये है, जलीय पौधों से रिलेटेड संबंधित नहीं है। रेशम का कीट अलग हो गया, लाह के कीट अलग हो गया, जलीय जंतु से रिलेटेड है मत्स्य पालन। तो दूसरा का ये आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि F2 संतति बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्यलक्षणी अनुपात, ठीक है, बाह्यलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्थिति में क्या होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्थिति में होता है रेशियो इसका 1:2:1, यानी आपको यहां याद रखना पड़ेगा 1:2:1। सीधा सीधा ये सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको जेनेटिक्स में हम कभी डिटेल में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए एसे मिलर किससे संबंधित है, ये आपको पढ़ना है, मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट है, ये पढ़ना है आपको इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति के विकास एवं विकास से रिलेटेड है। तो फोर्थ का हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद के उपयोग इन सबसे नहीं, लेमार्कवाद ये सब नहीं। मिलर ने बताया था कि जो पृथ्वी पर सबसे पहले जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, मिलर ने बताया था। इसने ये भी बताया कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से कैसे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। अपने एक्सपेरिमेंट पे इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया, बताया। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया कि जीवन का जो उत्पत्ति हुआ है नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है। सबसे पहले आया कौन सा सबसे पहले मटेरियल आया आपका जनरल एलिमेंट्स यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल से फिर बना कौन सा, ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ। तो अब आ जाइए फिफ्थ नंबर पे, हमसे आ जाइए बात करते हैं युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक का मतलब होता है गेमिट, गेमिट, ठीक है। सामान्य रूप से गेमिट जो भी होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है हाफ नंबर में, तब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन। जैसे हम लोग के बॉडी में है 2n इक्वल टू कितना 46, तो हमारे हमसे जो गेमिट बनेगा वो हो जाएगा हैप्लॉइड, n इक्वल टू हो जाएगा कितना 23, चाहे मेल हो या फीमेल हो। क्रोमोजोम्स की संख्या उसकी आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे या एक गुणक कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे या एक गुणक कहेंगे। समझ गए उसको। डिप्लॉइड नहीं होता है, पॉलीप्लॉइड भी नहीं होता, डलीप्लॉइड भी नहीं होता है, ठीक। अब आ जाइए 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिबरी का संबंध किससे है। ब्रिबरी का संबंध सैक्रोमाइसिस से है। किससे है, सैक्रोमाइसिस से है। उससे ही ब्रेड वगैरह ये सब क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ब्रिबरी का संबंध किससे है, सैक्रोमाइसिस से है, ठीक है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास कौन सा, ब्रिबरी का। अब एक नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। पादपों में एम्फीबियन, एम्फीबियन किसको कहते हैं, जो कि पानी में भी रहे, उभय स्थानीय पानी में भी रहे और स्थल पर भी रहे, तब उसको हम बोलते हैं पादपों में एम्फीबियन। किससे संबंधित है, तो ये ब्रायोफाइट से क्या है, संबंधित है। ये बहुत बार ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। ब्रायोफाइट
को रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रायोफाइट को रिप्रोडक्शन के लिए पानी का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है, ब्रायोफाइट से। प्लांट को बांटा गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। थैलोफाइटा में पहले फंजाई को भी रखा जाता था, अभी एल्गी है। समझ गए इस बात को। तो ब्रायोफाइटा जो भी है वो आपका एम्फीबियंस है, उभय स्थानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके जस्ट बाद हम करवाएंगे 2017 का, फिर 2021 का, फिर 2023 का, तो आपको एग्जाम ही देना है। इस तरीके से और कई साल का जब इन सबों का हो जाएगा तो इसके बाद हम बात करेंगे हर एक साल के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए और 35 नंबर ले आइए। अब तो और आसान हो चुका है, यानी 70 नंबर में 35 आपको केवल ऑब्जेक्टिव है एंड 35 क्या है, सब्जेक्टिव है। तो ये तो पूरा का पूरा आने वाला है। और इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत ही सलीके से होने वाला है, यानी क्वेश्चन पेपर जो ओपन किया जाएगा आपके क्लासरूम में किया जाएगा, तो यानी इधर उधर होने का भी कोई चांस नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे पूरा ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव पहले से सीख करके जाएंगे 35 नंबर आप लाएंगे, नहीं सीख करके जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आप इसको याद रखिए, समझिए। अब आ जाइए 8 नंबर का है हमारे पास कौन सा, चरम समुदाय। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरम समुदाय यानी जो सबसे टॉप लेवल पे है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो टॉप तभी ना होगा जब वो संतुलित हो जाएगा। तो यानी संतुलित क्षेत्र में ही क्या पाया जाता है, आपका चरम समुदाय पाया जाता है। संक्रमण क्षेत्र में, नग्न भूमि में, ये सब में नहीं, बैरन एरिया, इन सब चीजों में नहीं। जो संतुलित होगा उसी में तो कोई टॉप पे जाएगा। तो चरम समुदाय जब भी होता है तो वो होता है संतुलित क्षेत्र में होता है, संतुलित क्षेत्र में होता है। अब आ जाइए रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में क्यों होता है कि हमें कोई डिजायर जीन चाहिए। जैसे डीएनए तो बहुत लंबा होता है, ये डीएनए और डीएनए का बहुत लंबा टुकड़ा है। हमको ये छोटा सा ये टुकड़ा चाहिए जो एक स्पेशल जीन है, ये जीन है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए ताकि हम इसको अगले भेज दें। तो इसको जो हम कट करेंगे तो इसको कट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैंची थोड़े चाहिए, कट करने के लिए इंजाइम चाहिए। और कट करने के लिए सबसे अच्छा इंजाइम है कौन सा, इंडोन्यूक्लियेज। इसका कई टाइप होता है, इसका बहुत सारा टाइप है, एनसीईआरटी में आप देखिएगा। तो इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कि डीएनए को कट करने में एक स्पेसिफिक एरिया से, जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक एरिया, उस जगह से डीएनए को क्या कर देता है, ये कट कर देता है। तो जो किसी चीज को काट दे, जैसे कपड़ा को कोई काट दे, कपड़ा को काटता है कौन, कैंची। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम किस रूप में जानते हैं, आणविक कैंची के रूप में जानेंगे, क्योंकि ये डीएनए को क्या करता है, स्पेसिफिक एरिया से क्या कर देता है, कट कर देता है। तो आणविक कैंची के रूप में, यानी मोलिकुलर सीजर, डीएनए एक तरीके का क्या है, आणविक है, उसको कट करने में यूज होता है कौन सा, आपका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास की यूरासिल, यानी यूरासिल किससे संबंधित है, तो डीएनए या आरएनए दोनों बना होता है किस किस से, एक होता है शुगर, सेकंड हो गया नाइट्रोजिनस बेसेज, और थर्ड होता है फॉस्फेट। शुगर यदि डीऑक्सीराइबोज हो तो डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड हो। शुगर यदि क्या हो आपका न्यूक्लियेज हो तो वो होता है आरएनए में। अब सेकंड है आपके पास नाइट्रोजिनस बेसेज। तो नाइट्रोजिनस बेसेज भी दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन में आता है एडिनिन गुआनिन, पायरिमिडीन्स में आता है साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल। यूरासिल केवल और केवल मिलेगा आरएनए, डीएनए में यूरासिल आपको नहीं मिलता है। डीएनए में यूरासिल के जगह पे थाइमिन होता है। तो यूरासिल किससे संबंधित है, तो आरएनए से संबंधित है। डीएनए में यूरासिल के जगह पर होता है आपको कौन, थाइमिन होता है। यूरासिल की जगह पे कौन होता है, थाइमिन होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज ये ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, तब तो ये याद रखना पड़ेगा। ये हम एक वीडियो हम डाल चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री से, और ठीक हम प्लांट क्रॉप डेवलपमेंट इन सबों का भी हम वीडियो अभी हम डाल देंगे, जिससे आपके हर एक किस्म की वैरायटी का हम उसमें हम चर्चा कर लेंगे।
तो 11 नंबर, अब ताइचुंग सोचिए कि ताइचुंग इनमें से किसका किस्म है। तो ताइचुंग किस्म है किस चीज का, धान का। ताइचुंग किसका किस्म है, धान का है। ये याद आपको रखना है, ठीक है। अब आज ये इवोल्यूशन से सवाल है, इवोल्यूशन से सवाल है। ये किसका, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग से है। तो ड्रायोपीथिकस, रामापीथिकस, ऑस्ट्रेलोपीथिकस, ये सब हमारे पूर्वज थे। तो ड्रायोपीथिकस इसमें से अधिक किससे मिलता था, एप से कि गोरिल्ला से कि चिंपांजी से कि मनुष्य से। तो बहुत सारे बच्चे मार देगा किसको, मनुष्य को, लेकिन मनुष्य इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ड्रायोपीथिकस सबसे पहला था। ड्रायोपीथिकस, रामापीथिकस, ऑस्ट्रेलोपीथिकस, इस तरीके से होते जगह होमो इरेक्टस, इरेक्टस, तो यहाँ इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं था ड्रायोपीथिकस। ड्रायोपीथिकस रिलेटेड था किससे, एप से, किससे, एप से, ठीक है। अब आ जाइए, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट होता है छोटा छोटा होता है, इस तरह का गोल गोल छोटा छोटा होता है। तो ईस्ट में होता है रिप्रोडक्शन के लिए कि इसी का एक छोटा सा भाग ऐसे बाहर निकल गया, ये ऐसे निकल गया, इसको बर्डिंग बोलते हैं या तो मुकुलन बोलते हैं। और यही जब टूट जाएगा तो एक नए ईस्ट का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो इसी का बॉडी पार्ट्स बढ़ गया, समझ गए, किसका, ईस्ट का बॉडी पार्ट्स थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे हाइड्रा में होता है। और यहाँ से टूट जाने के बाद एक नए ईस्ट का क्या कर लेगा, निर्माण करेगा। तो इस विखंडीकरण से नहीं, परागन से नहीं, परागन तो होता ही नहीं है। तो इनमें से सभी के द्वारा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा 13 नंबर का, कौन, ए, ठीक है, मुकुलन से होगा। किससे होगा, मुकुलन से होगा, 13 नंबर से मुकुलन से होगा। अब आ जाइए यहाँ, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम क्या कहते हैं। तो मृत्यु रिलेटेड होता है मॉर्टेलिटी से, जन्म होता है किससे, नेटेलिटी से। माइग्रेटरी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाना। इंटेग्रिटी क्या होता है, बाहर से आ जाना, समझ गए। तो किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो मॉर्टेलिटी कहते हैं। डेथ रेट को बोलते हैं 1000 पे निकाला जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, हम कहाँ जाते हैं, 15th नंबर के क्वेश्चन पे। तो जल धारण क्षमता इनमें से किसकी गुण है। जल को कौन पकड़ करके रखता है, कौन अपने में स्टोर करके रख सकता है। प्लांट रख सकता है जल, खुद जल का, जंतुओं का नहीं। सबसे ज्यादा कैपेसिटी है जल धारण की क्षमता किसकी होती है, मृदा की होती है। मिट्टी में ही हम लोग पानी कहाँ से पीते हैं, मिट्टी से। कुछ कुछ अपना हम लोग दिमाग भी लगा लें तो हम लोगों का काम चल जाएगा। अब आ जाइए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी पता लगाना, जल्दी पता लगाना हो तो जैसे आप कोरोना का टेस्ट करवा रहे थे, तो कोरोना का जब टेस्ट करवा रहे थे तो आपके नाक में वो फुर देता था एक स्ट्रॉ से, फिर निकाल करके उस पर हल्का सा एंटीजन डालता था। तो एंटीजन उसको डाला तो पता चल जाता था, यदि रिएक्ट कर गया, रिएक्शन हो गया तो हाँ कोरोना है, नहीं हुआ तो नहीं, ये पता चलता था। तो जल्दी पता चलाना हो तो उसमें एक आता है इलीसा टेस्ट है, इलीसा टेस्ट है, इसमें एंटीजन इसमें टेस्ट होता है। तो सब ये आपका जल्दी पता लगाना हो तो आप इलीसा टेस्ट करिए। एड्स वगैरह के लिए कौन सा होता है, इलीसा टेस्ट होता है, ठीक है। अब आज ये 17 नंबर का क्वेश्चन कि अफीम जो है, अफीम किससे प्राप्त होता है, बताइए अफीम किससे प्राप्त होगा। अफीम का पेड़ ये होता है पेपेभर, ये पापावर लिखा हुआ है, पेपेभर सोमनीफेरस से। तो याद रखना पड़ेगा कि पेपेभर सोमनीफेरम में अफीम इसी से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, नजर बना के रखिए। इनको जरा हम छोटा कर लें, छोटा कर लिए, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 18 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्षय रोग को संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है किससे, हवा के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। फिर 19 नंबर का है कि कोई आईएबी किसे नियंत्रित करता है, कोई आईबी किसको नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है कपास के कीटों को। किसको करता है, कपास के कीटों को।
ENCERT में जाकर के पढ़िएगा ह्यूमन वेलफेयर वाले पार्ट में, तो आपको मिल जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाइए कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो जैव रिएक्टर उत्पादक का भी काम करता है, जीव को भी नियंत्रण करता है, बैक्टीरिया वगैरह को, मीडियम भी ये कंट्रोल करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इनमें से सभी। ठीक है, अब आ जाइए 21 नंबर का, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। एक तो बाहरी डीएनए का बहुत छोटा सा टुकड़ा, ये जो है यही कहलाएगा आपको क्या, जीन। ये क्या कहलाएगा, जीन। और किसी कोशिका में आप इसको यहाँ से ऐसे इंसर्ट करवाना चाहते हैं ताकि इसके डीएनए के साथ ये जुड़ जाए। तो कोशिका में इंसर्ट करवाइएगा तो इसको ब्रेकडाउन आप यदि तोड़ दीजिएगा तो ये कोशिका बर्बाद होगी। तो ऐसा नहीं किया जाता है, इसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड हम करते हैं ताकि यहाँ से यहाँ ये आसान तरीके से क्या हो जाए, आ जाए। तो ये है बाहरी डीएनए, जीन उसका एक टुकड़ा हो गया। तो मेजबान यानी होस्ट, जहाँ कोई ये जाएगा तो वो तो उसके लिए होस्ट हो जाएगा। कोशिका में लाने हैं तो किसका उपयोग करते हैं, तो जीन गन का इस्तेमाल करते हैं, इसका फोटोग्राफ भी NCERT में दिया है। माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन दोनों का करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन, दोनों A एंड B। जीन गन छोटा सा होता है ऐसे, इसके आगे एक थोड़ा सा छोटा सा पिस्टन टाइप का लगा होता है और ऐसे होता है, इसमें जीन रखिए और तेजी से मार दिया जाता है तो अंदर चला जाता है। ये हो गया कौन सा, जीन गन। क्या हो गया, जीन गन। आज ये हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको हम क्लीन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई बताइए कि परिपक्व शुक्राणु के स्ट्रक्चर से है। शुक्राणु कैसा होता है, शुक्राणु इस तरीके का, इसमें एक नेक होता है, सॉरी ये न्यूक्लियस हो गया, जहाँ ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, और इसके पीछे एक लंबा सा पूंछ होता है, और इसके ऊपर रॉकेट के तरह का स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणु, तो शुक्राणु परिपक्व है भाई, ये परिपक्व है, के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना, टोपी जैसा तो लग ही रहा है, पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। देखिए ये एक्रोजोम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, जिसको ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, और ये हो गया टेल। आसान है, बीच में इसमें स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी को क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, अब आ जाइए 23 नंबर पे, अब आ जाते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग करते हैं। अब मान लिया जाए कि आपको साइट पर से कहीं एक मिला है ये डीएनए, जैसे आपका हो गया मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और उसको कोई चाह रहा हो तो कहे तू आप ओरिजिनल दे दीजिएगा, नहीं आप उसको फोटो कॉपी करवाइएगा। तो फोटो कॉपी करवाइएगा तो आप कलर करवाइएगा तो एग्जैक्ट उसी तरीके का निकलेगा जिस तरीके का आपका ओरिजिनल है। अब डिफरेंस है जाएगा पेपर का, यदि आप पेपर भी उसी तरीके का रखेंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। तो फोटो कॉपी होता है। ठीक है, उसी तरीके से डीएनए एक छोटा सा टुकड़ा निकालने में काफी दिक्कत होती है, जैसे आपको सर्टिफिकेट पाने में बहुत दिक्कत हुआ होगा, तो ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। अब इसको ढेर सारा बनाना है, जैसे फोटोकॉपी से हम ढेर सारा सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो इसके लिए एक हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बाद इस तरीके का ढेर सारा हम डीएनए बना लेंगे, इधर जितना चाहेंगे उतना डीएनए हम क्या कर लेंगे, सेम टाइप का एकदम एग्जैक्टली सेम कॉपी क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। कह रहा है कि ऐच्छिक जीन तो डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है कि बहुलीकरण में उसकी संख्या को बढ़ाना किसका उपयोग कर सकते हैं, तो एम आर का नहीं, पीसीआर का मतलब हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन सबों को कर करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 24 नंबर का। कह रहा है कि स्त्री दल चक्र में पुष्पों में बना होता है। तो स्त्री दल चक्र तो ऐसे ही होता है ना, ये हो गया इसका ये इस तरीके का संरचना, आपको ये स्त्री वाला केसर, स्त्री केसर का ये फोटोग्राफ है।
इसको बोलते हैं वर्तिका। ये जो गर्दन जिससे ना, जो वर्तिका बहुत सुंदर तरीके का होता है, गर्दन किसी का सुंदर नहीं होता, तो वर्तिका है, बहुत सुंदर है। अब वर्तिका का आगे वाला भाग यानी लोला, ये कहलाएगा वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। वर्तिका का सबसे आगे वाला भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और नीचे वाले को बोलते हैं हम क्या? अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड। अब लिखिए, ऑप्शन में आपको अंग्रेजी में पूछा है, पढ़ते हैं हिंदी में, दे दिया अंग्रेजी में, तो इसको भाई बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र को। इसको बोलते हैं क्या? स्टाइल। और इसको बोलते हैं क्या? ओवरी। एक मिनट, बैटरी लो हो गया है मेरा। एडिट नहीं करते हैं भाई। देखो भैया, तो ये हो गया कौन सा? ये हो गया ओवरी। अब ऑप्शन इसमें चूज कर लो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा? स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, उपरोक्त सभी। यानी ये मारिए कट। इसमें से कोई एक देख करके हड़बड़ी में कर दिए तो हो जाएगा गड़बड़, हड़बड़ में गड़बड़। ठीक है। अब आ जाइए, हमारे पास कौन सा नंबर है? 25। सिक्कल कोशिका एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो सिक्कल सेल एनीमिया में जो हमारा आरबीसी हो जाता है सिक्कल सेप्ट, इस तरीके का हो जाएगा, और ब्लड वेसल्स में ये फंसने का इसका क्या होता है? चांस होता है। ठीक है। तो इसका ये जो है सिक्कल सेल एनीमिया, ये पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग यानी उसके बच्चे में जाता है, माता पिता से उसके बच्चे में ये गुण जाता है। लेकिन ये जो गुण होता है वो सेक्स क्रोमोजोम से नहीं जाता है, उसके ऑटोजोम से जाता है। अब सेक्स क्रोमोजोम दिक्कत आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। एक होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लेकिन ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रहेगा तो या तो गुण जाएगा एक्स क्रोमोजोम से, या तो डिजीज पास होगा किससे? वाई क्रोमोजोम से। यूजुअली वाई क्रोमोजोम पे ना एक्टिव जीन नहीं होता है, गलती से हुआ भी तो उसको एक्टिव, यदि वाई क्रोमोजोम पे कोई जीन एक्टिव हो जाए तब उसको हम कहते हैं होलैंड्रिक जीन। तब उसको क्या कहते हैं? होलैंड्रिक जीन कहते हैं। लेकिन वाई पे बहुत कम होता है। होलैंड्रिक जीन का एक एग्जाम्पल है जिसमें कान पे क्या हो जाता है? बाल आ जाता है, जो कि उसके फादर से उसके बच्चे में जाएगा, वो भी लड़का में जाएगा। लड़की के कान पे कभी बाल आप नहीं देखिएगा, उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। ये कंट्रोल होता है किससे? वाई क्रोमोजोम से। हाइपर ट्राइकोसिस, जिसके पापा के कान पे बाल हो तो उसके बउआ पे भी, उसके बच्चे पर भी क्या होगा? कान पे बाल हो जाएगा। इस घटना को हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं, और ये होता है वाई क्रोमोजोम्स के कारण होता है। तो एक्स और वाई को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, और एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम यदि किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता हो अगले जनरेशन में तो ये सेक्स लिंक्ड हो गया। और इसके अलावा जो नेक्स्ट 22 पेयर है इसको बोलते हैं ऑटोजोम क्रोमोजोम। तो सिकल सेल जो अनीमिया है रोग, वो ऑटोजोम से संबंधित है, ये सेक्स लिंक्ड से संबंधित नहीं है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी। ठीक है। 26 देखिए, ये एनसीईआरटी में हूबहू लिखा है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। एएमपी और ऐसे आप लिख दे, इसका मतलब होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। आप ये देखिएगा एनसीईआरटी में एक प्लाज्मिड ऐसे बनाया हुआ है। प्लाज्मिड जो होता है वो कैरियर होता है डिजायर्ड जीन्स का, उस पर ये ऐसे लिखा रहेगा एमपीआर। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो किसमें ये उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है प्रतिजैविक में। किसमें होता है? एंटीबायोटिक में। क्योंकि एम्पीसिलिन का नाम तो आपने सुना है ना, एम्पीसिलिन एक तरीके का क्या है? एंटीबायोटिक है। तो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु किसका ये है? प्रतिजैविक के लिए। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, और एम्पीसिलिन का नाम आपने सुना होगा। अब आ जाइए, कितना नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास? 27 नंबर का। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में, लाइक करिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई परम मित्र है तो उनको भेजिए और बोलिए कि इनको देखिए, समझिए और याद रखिए।
ठीक है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए बी लिम्फोसाइट, जैसा कि नाम है, बी का मतलब बोन मैरो, बोन मैरो का मतलब कि क्या हो गया, अस्थि मज्जा। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी के बीच में जो होता है मटेरियल वो कहलाता है आपको क्या, अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट्स का होता है। और बी लिम्फोसाइट्स यदि चला जाए थाइमस में, और थाइमस में जाकर के वो मैच्योर हो, तो वो कहलाएगा आपको टी लिम्फोसाइट्स। क्या कहलाएगा आपको? टी लिम्फोसाइट्स कहलाएगा। ठीक है। अब आ जाइए ट्रांसजेनिक मूसो। मूसो का मतलब चूहा, मूस मतलब चूहा, का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो ट्रांसजेनिक, पहले तो आपको सब समझना होगा कि कैसा चूहा है भाई, ट्रांसजेनिक। तो वैसा कोई चूहा जिसमें फॉरेन जीन हो, तो फॉरेन का विदेश वाला नहीं, कोई बाहरी जीन हो, चूहा वाला जीन के अलावा कोई उसके अंदर बाहरी जीन आ जाए, तब उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। और ट्रांसजेनिक प्लांट किसको बोलते हैं? कि वैसा कोई पौधा जिसमें उसके गुण को बदलने के लिए बाहर से उसमें जीन ला करके हम क्या कर दिए, डाल दिए, तो वो ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। और कोई ऐसा जीव जिसको बदलने के लिए, उसके कैरेक्टर को चेंज करने के लिए हम बाहर से ला करके जीन डाल दिए, तो वो कहलाएगा ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक का मतलब ही होता है कि जिसमें बाहरी कोई जीन हो। ठीक है। तो यहां कह रहा है कि ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ट्रांसजेनिक चूहा पे हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने दवाई उवाई को पता लगाने के लिए। बहुत सारा मेडिसिन, हाल ही में आपने देखा था कि कोरोना फैला, तो कोरोना के लिए हम लोग मेडिसिन बनाए। तो मेडिसिन वो सॉरी वैक्सीन बनाए। तो उस वैक्सीन को सबसे पहले अपने बॉडी पे यूज नहीं किए, उस वैक्सीन का इस्तेमाल सबसे पहले एनिमल्स पे किया गया। और सबसे ज्यादा संख्या किसका है? चूहा का। फिर ह्यूमन बींग से रिलेटेड कौन है? बंदर, तो बंदर पे, इन सबों पे इसका इस्तेमाल किया गया। तो ट्रांसजेनिक जो चूहा है उसका प्रयोग किया जाता है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। यानी हम वैक्सीन बनाए हैं तो उसको सबसे पहले चेक करेंगे ट्रांसजेनिक चूहे पे। अपने आप पे क्यों करेंगे, डेथ हो जाएगा। तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? देखिए नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना, N2 की गैस बहुत है, लेकिन एक दिक्कत है कि कोई भी जो प्लांट है इसकी पत्तियां डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकती। CO2 को ले लेगा, लेकिन नाइट्रोजन कोई डायरेक्ट नहीं ले सकता है। और नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बनेगा। क्योंकि अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। आप ही को प्रोटीन चाहिए तो आप प्रोटीन बनाते हैं क्या? आप प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट बनाएगा प्रोटीन तो कहाँ से बनाएगा? नाइट्रोजन उसको चाहिए, रॉ मटेरियल। और नाइट्रोजन हवा में भरा पड़ा है सबसे ज्यादा अमाउंट में, लेकिन ये ले भी नहीं सकता डायरेक्ट। तो इसको, इस नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड के फॉर्म में मिट्टी में मिलना होता है। अब मिट्टी से इसको रूट के जरिए ये क्या करेगा, ये अपने बॉडी में लेगा। तो मृदा में नाइट्रोजन यानी मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर, उसके अमाउंट को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई तो इसका दोस्त होगा। तो इसके लिए होता है ब्लू ग्रीन नील हरित बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो है आपका, ये हेल्प करता है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी प्लांट के जड़ों के साथ नील हरित बैक्टीरिया क्या होता है? एसोसिएटेड होता है, उसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब आ जाइए हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। वैलिस्नेरिया पुष्प है, ठीक है, पुष्प तो है ही। तो इसमें जो परागन होता है, देखिए परागित 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 तो लिख दिया। तो इसका पूछने का मतलब ये हुआ कि वैलिस्नेरिया पुष्प में परागन किससे होता है? तो ये बहुत पॉपुलर सवाल है। ये होता है जल से, हाइड्रोफिलिक होता है। किससे होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, तो यानी जल परागित होता है। फिर 31 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? कौन सी जोड़ी है? तो एक होता है प्यूरिन। प्यूरिन की जोड़ी होती है किसके साथ बनाया जाता है? पायरीमिडीन के साथ। ठीक है। प्यूरिन में यदि एडिनिन है तो इसका पायरीमिडीन का दोस्त होगा थाइमिन और बॉन्ड बनाएगा डबल।
गुआनिन बनाता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक ज्यादा बंदा है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो कह रहा है कि कौन गलत जोड़ी है। तो ये सब हुआ किसमें, डीएनए में। लेकिन तब आरएनए में क्या होगा, एडेनिन तो आरएनए में होता है लेकिन थाइमिन नहीं होता, उसके जगह पर कौन होता है, यूरासिल होता है। और आरएनए में गुआनिन भी होता है और कौन होता है, साइटोसिन भी होता है। अब ये सब सही जोड़ी है, ये सब सही जोड़ी है, तो गलत। अब तो गुआनिन साइटोसिन के साथ सही जोड़ी है, ये आंसर नहीं है। थाइमिन एडेनिन के साथ सही जोड़ी है, एडेनिन यूरासिल के साथ सही जोड़ी है। और ये दोनों अपोजिट पार्टी है भाई, दोनों 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 आपका क्या है, पायरिमिडिन ही है, थाइमिन भी और यूरासिल भी। पहले तो ये पकड़ लीजिए, थाइमिन और यूरासिल एक ही तरीके का है, क्योंकि देखिए जहां यूरासिल होगा एडेनिन के साथ, तो वही डीएनए में एडेनिन के साथ कौन आ जाता है, थाइमिन आ जाता है। तो आपको आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, सॉरी आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर का। हाँ हाँ। 31 ये हो गया। लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है, तो लेक ऑपेरॉन प्रतिनिधि होता है लैक ऑपेरॉन, हिस ऑपेरॉन, यानी लैक्टोज डाइजेशन से ये क्या है, रिलेटेड है, आपको पढ़ना भी है और अलग से पूछता भी है। तो अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन संरचना यानी हाउसकीपिंग जीन्स का, इनमें से सभी, तो सभी में होता है। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, जैसे हमारा जीन जब जरूरत है तो ऑन होगा, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ हो जाएगा, समझ गए इस बात को। हाउस कीपिंग वैसा जीन होता है जिसका जरूरत हमें हमेशा कंटिन्यू बना रहता है। तो लेक ऑपेरॉन हर जगह पे होता है, उसका कॉन्सेप्ट जो होता है ना हर जगह पे काम करता है। गर्भाशय किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र में, नर में होता है गर्भाशय, नहीं होता है। पादप जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र में गर्भाशय होता है कि नहीं होता है, बताइए। पादप जनन में अंड होता है, वो भी उसमें एम्ब्रियो सैक हो जाता है। मादा स्त्री जनन तंत्र से, तो ये आंसर कौन हो जाएगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से। इनमें से तो सभी होगा नहीं, होता तो ये नहीं हो जाता, नहीं हो, ठीक है। अब आ जाइए 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। कार्बनिक और जैविक विकास से पूर्व कैसा, सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, तब हो रहा है कौन सा, जैविक इवोल्यूशन। तो इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, ये पहला नंबर का ही सवाल था, आपको याद आ रहा होगा। तो ऑपरीन एंड हेल्डेन ने, एगो गुरु थे एगो चेला थे, दोनों गुरु शिष्य थे, और ऑपरीन हेल्डेन कॉन्सेप्ट को इन्होंने विकास किया। तो इनका कहना था कि पहले कार्बनिक विकास हुआ तब जैविक विकास हुआ है। लास्ट, अंत भला तो सब भला, ठीक है। RNAi इंटरफेरेंस है, आई का मतलब इंटरफेरेंस का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधों में किया जाता है, तो ये तंबाकू में किया जाता है, याद रखना है। किस में किया जाता है, तंबाकू में किया जाता है। तो इस तरीके से आपने फिनिश किया, कितने क्वेश्चंस को आपने फिनिश कर लिया, 35 क्वेश्चंस को। मिलेंगे आप लोगों के साथ हम अगले, और क्वेश्चंस के साथ ही इन सबों का हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।